वाई? बिकॉज थर्डी वाले के पीछे जो उसका बच्चा खड़ा हुआ है ना, कल वो थर्डी को टेक ओवर करेगा और थर्डी को और आगे एक्सपेंशन की और उसको रेस्टोरेंट बनाने की बात करेगा और उसको और बड़ा होटल बनाने की बात करेगा. इफ somebody has to die, then why not to die well? If we can die well, what is the procedure to die well? If we have a plan to die well, then we can die well. सक्सेशन की बात करने लगता हूँ तो लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि ये तो सफेद बाल वाले लोगों का टॉपिक है, कि काले बाल वाला आदमी कैसे इसके ऊपर बात कर रहा है. बट आई फील कि अगर आपको जब भी रियलाइज हो जाए ना ये इंपॉर्टेंट है और आप उसको पिक कर लो, दैट इज द राइट टाइम टू पिक दैट टॉपिक एंड इनकॉर्पोरेट इनटू योर लाइफ एंड हेल्प द पीपल. कि हम लोगों को तो अभी 40 की एज में तो हमें क्या सक्सेशन करना चाहिए या 60 की एज में जाके सक्सेशन प्लान करना चाहिए. आई ऑलवेज एडवाइज द पीपल दैट ऑलवेज अ राइट टाइम इज जब आपको रियलाइज हो जाए कि आपके पास में एक वर्थ क्रिएट हो गई है और आप उस वर्थ के बाद में एक ट्रांजिशन ले सकते हो. दैट इज द राइट एज टू प्लान फॉर दैट. They are planning to come into IPO in a few years, but the founder जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी थी, he has passed away by the cardiac. कंप्लीट लोगों का पैसा स्टक हो गया, इन्वेस्टर्स का पैसा अटक गया, प्लानिंग रुक गई एंड द कंपनी इज नॉट एबल टू टेक दैट शेप. जैसे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, मैं ऐसे बोलता हूँ कम से कम वेल तो बनानी चाहिए आप. एक जेन जी कॉन्सेप्ट होता है. ये जेन जी जो है ये बहुत डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है, बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इनके. कई जगह पे मैंने ऐसे देखा है जहाँ पे फैमिली में कोई कॉम्पिटेंट नहीं है और टीम भी इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है जिसमें से कोई भी लीडरशिप और निकल के आ सके, बट दे आर हैविंग 100,000 crores ऑफ बिजनेस. एक फ्रेज आपने हमेशा सुना होगा दैट वी आर मॉर्टल्स. जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है. एंड द सेम अप्लाइज ऑन बिजनेसेस एज वेल. व्हाट अबाउट बिजनेस? बिजनेस में ना तो हमारे पास में जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज है, और जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तब हमें ये भी सिक्योरिटी नहीं होती कि क्या हमारा बिजनेस जिस तरह से हम सोच रहे हैं रन करेगा ही या नहीं. देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड ओवर देयर. बिजनेसेस में जाने के लिए इसलिए कई लोग डरते भी हैं कि अगर मेरा बिजनेस चल भी गया तो बाद में क्या होगा या आने वाली जनरेशंस का क्या होगा. बट आज हमारे साथ है सीए रवि ममोदिया, who is one of the very few writers on this topic of business succession and business exits. So welcome sir, welcome to our show Think8, and we would like to know a brief introduction about you and what business succession is. So thank you Nidhi. So I'm really happy that I'm being a part of your podcast. And so to answer your question, एक ऐसे समझो एक कॉर्पोरेट कंपनी है, एक कंपनी के बाहर एक थर्डी वाला है. उस कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर एक सीएक्सओ है जिसकी बहुत अच्छी सैलरी है, करोड़ में सैलरी है, 1.5 करोड़ रुपए का उसका पैकेज है. वो अपने कुछ दोस्तों के साथ में जो वहाँ पे उसके कलीग्स भी हैं, जो उसके जूनियर्स हैं, उनके साथ में मिलके वो थर्डी पे आता है बाहर चाय पीने के लिए. और जब वो चाय पीने आता है तो थर्डी के ऊपर थर्डी वाला उसका जो बेटा होता है वो साथ में उसकी चाय बनाता है और उसको चाय सर्व करता है. वो अपने कलीग से पूछता है कि बता कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, ये थर्डी वाला ज्यादा सक्सेसफुल है या मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूँ जो इस कॉर्पोरेट के अंदर इस सीएक्सओ लेवल पे, सीएफओ या सीईओ लेवल के ऊपर है, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है. तो उसके जो कलीग्स होते हैं, जो उसके जूनियर्स होते हैं, वो ऑब्वियसली ये रिप्लाई करते हैं कि सर ऑब्वियसली यू आर मोर सक्सेसफुल बिकॉज ये तो क्या है, तो छोटी सी थड़ी है, बट आप तो कॉर्पोरेट के अंदर हैं और ऑलरेडी इतना स्टैब्लिश्ड पोजीशन के ऊपर हैं, यू आर अर्निंग दैट मच. सो सरप्राइजिंगली जो सीईओ रिप्लाई करता है वो बहुत डिफरेंट होता है. वो सीईओ रिप्लाई करता है नो, द मोर सक्सेसफुल इज दिस थर्डी वाला. वाई? बिकॉज थर्डी वाले के पीछे जो उसका बच्चा खड़ा हुआ है ना, कल वो थर्डी को टेक ओवर करेगा और थर्डी को और आगे एक्सपेंशन की और उसको रेस्टोरेंट बनाने की बात करेगा और उसको और बड़ा होटल बनाने की बात करेगा. दे हैव अ lineage टू सी दैट हाउ दे कैन ग्रो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. बट अगर मैं इस कंपनी के अंदर से जॉब छोड़ देता हूं तो ये कंपनी मेरे बेटे को जॉब नहीं देने वाली है. दैट डिपेंड्स दैट व्हाट इज द स्किल सेट दैट माय सन इज हैविंग. That completely depend on that thing, but business is always having an advantage कि वो पीछे lineage के अंदर ट्रांसफर होता है, वो generationally automatic बढ़ता है. तो by this I really feel that it is very important topic for every business owner. So आपने recently 2 books author की है for business succession only. So what makes you to write book on business succession, and how did you identify कि business succession is what you want to share with everyone? So basically there's a backstory of my life which really make me understand the importance of this topic. So about my story that how I began and how this all has been done. So in 2011 I passed my CA and since then I'm into practice. And after the 4 year of practice, I've started the practice with 2 of my friend. हम 3 लोग मिलके पार्टनरशिप में काम कर रहे थे. It was going pretty well. But 2-3 साल के अंदर ये रियलाइज हुआ that it is not working that much good. जितना हम लोग पोटेंशियली एक दूसरे के साथ में मिलके हम तीनों साथ में मिलके कर सकते हैं.
So in the year 2016, I decided to quit that, and that quitting is obviously not that easy. जब आप partnership break करते हो, there's a lot of hassle happens. So I still remember that March 2016 was the month and year in which I've decided and have quit from that venture of my partnership. And in the same year, after 2 months, I lost my father in a train accident. And that accident was something which really shakes us and shapes of my life. So just the evening before that accident, in the 7th of June 2016, I went to drop him to a railway station. और रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करके इवनिंग में मैं घर पे आया था, रात को हम लोग सोए, मॉर्निंग में नॉर्मल वेकअप होके एंड आई जस्ट रेडी फॉर द ऑफिस एंड केम टू ऑफिस. जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, करीब 9:30-10 बजे की बात है, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय मदर एंड मदर इज जस्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग एंड आई वाज जस्ट लाइक क्या हो गया. एंड सरप्राइजिंगली शी टोल्ड मी दैट फादर गॉट एन एक्सीडेंट. वी डोंट नो दैट हाउ टू हैंडल दिस बिकॉज मम्मी को वहां पे देखने के लिए और कोई नहीं थे, उनके कुछ फ्रेंड सर्कल थे. दे आर गोइंग फॉर सम तीर्थ यात्रा, जो 7 दिन की कोई सप्ताह जी थी, उनको सुनने के लिए जा रहे थे, दोनों साथ में थे. तो मम्मा सॉ दैट एक्सीडेंट एंड दैट एक्सीडेंट वाज सो क्रूशियल दैट इट हैज हर्टेड मम्मी लाइक बैडली. तो हो क्या रहा था कि मम्मी पापा दोनों एक स्टेशन था सागर नाम का एमपी के अंदर, वहां पे उतरे पापा चाय लेने के लिए मम्मी के लिए, कि सुबह हो गई है चाय पी लेते हैं. तो पापा चाय लेके चढ़ रहे थे, तो अब पापा इज हैविंग अ न्यूज़पेपर इन द साइड, और दोनों हाथों के अंदर कप थे चाय के, दोनों के, मम्मी के और पापा के. व्हेन ही वाज जस्ट पुटिंग हिज लेग ऑन द ट्रेन, वो ट्रेन एकदम से होकर के साथ में स्टार्ट हो गई एंड दैट रियली शेक्स अप द लेग ऑफ पापा, और वो नीचे चला गया पैर एंड दैट कट्स देयर एंड एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग इन दैट ट्रेन. सो सब लोगों ने देखा, मम्मी वाज लाइक पता नहीं कौन हो गया, क्या हो गया. बट सरप्राइजिंग, जब मम्मी ने बाहर आके देखा तो वो लोग पापा को बाहर खींच रहे थे एंड पापा लेग वाज कटेड ऑल देयर. एंड देन कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, तो वहां से एम्बुलेंस आई. जब एम्बुलेंस आके मम्मी पापा को रास्ते में लेके जा रही थी, शी कॉल्ड मी अप एट दैट टाइम. तो मम्मी ने मेरे को उस टाइम पे इतना अपडेट किया दैट पापा गॉट एन एक्सीडेंट. सो आई वाज नॉट अवेयर एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. सागर कहाँ पे है ये भी नहीं पता था, स्टेशन कैसा है. जब रास्ते में मम्मी पापा को लेके जा रही थी, तो उस एम्बुलेंस के अंदर पापा को होश आ गया और पापा ने अपना कटेड लेग देख लिया. तो ऑन द सेम स्पॉट हार्ट चॉक हुआ एंड ही वाज जस्ट पास्ड अवे इन दैट एम्बुलेंस इटसेल्फ. तो वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए. और जब हॉस्पिटल पहुंचे, जब सारी चीज मेरे को पता लगी, तो जस्ट कीप अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देयर इज अ मैन हु हैज सपोर्टेड मम्मी एंड मम्मी वाज इमोशनली वेरी वेरी पुअर एट दैट टाइम, बिकॉज उन्होंने सारा वो इंसिडेंट जब अपने सामने देखा, इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू केम आउट ऑफ दैट. और वो पापा की बॉडी को वहां से लेके आई, यहाँ पे जो भी सब चीजें हुई. बट उन 2-3 सालों के अंदर जैसे पापा की डेथ हुई, आई रियलाइज दैट सडनली मैं बड़ा बन गया हूँ. मैं बड़ा था ऑलरेडी फैमिली के अंदर, बट मैं अब और बड़ा बन गया हूँ. मुझे फैमिली के इमोशंस भी देखने हैं, मुझे फाइनेंसेस भी देखने हैं, मुझे ये भी देखना है कि मेरे को अपने रिलेशंस कैसे मेंटेन करना है, मुझे पापा के रिलेशंस कैसे मेंटेन करना है, मुझे मम्मी की इमोशनल साइड को भी मेंटेन करना है. एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोगों को ऐसा लगता है, हमारे फैमिली में सब लोगों ने मम्मी को, सब लोगों को बोलना स्टार्ट किया, अरे ये तो पापा के पैसे को इधर उधर कर देगा, ये तो सीए है, इसका भाई तो छोटा है अभी, ये संभाल भी पाएगा नहीं संभाल पाएगा. तो लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग ऑल दैट अराउंड. और उसके अलावा पापा की जो असेट्स थी, बिकॉज वॉज सो सडन हैपनिंग इनटू माय लाइफ कि पापा ने कोई विल नहीं बना रखी थी, कोई एसेट्स नहीं थी जहाँ पे कंपाइल कर रखा हो सब चीजों को, कोई प्लेसेस नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन इस तरीके से एस्टैब्लिश नहीं था कि कितने बैंक अकाउंट है, कहाँ डीमैट अकाउंट है, क्या क्या चीज हो रखी है, कौन नॉमिनी है. एवरीथिंग वाज कंप्लीटली मैच्ड अप. एंड दैट ईयर रियली टोल्ड मी दैट इन सब चीजों को स्ट्रक्चर करना कितना इंपॉर्टेंट है. अगर स्ट्रक्चर नहीं किया तो लाइफ कितना हैसल क्रिएट कर सकती है. बिकॉज आपको एक साइड तो अपने इमोशंस देखने हैं अपनी फैमिली के और फाइनेंसेस, और सेकंड में उनको फाइनेंशियली उन सब चीजों को सिक्योर करते हुए, कंट्रोल करते हुए चलना है, और अपनी फैमिली को भी यूनाइटेड रखना है. तो एट दैट टाइम आई वाज सर्चिंग फॉर सम बुक, कि भाई इसके ऊपर कुछ बुक मिले, कुछ और चीज मिले, बट आई स्ट्रगल, देयर वाज नथिंग. मुझे अभी भी याद है, मैं 2 बैग लेके अपने ऑफिस आया करता था. एक तो ऑफिस बैग हुआ करता था मेरा नॉर्मल, और एक बैग हुआ करता था जिसमें फाइल्स होती थी, पापा के इंश्योरेंस पेपर, डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ऑल ऑफ दीज पेपर. बिकॉज उनके साथ में डेली जाके मैं आधा दिन उनके बैंक के साथ में, इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बैठ के उन पेपर्स के अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज थी उनको कंप्लीट करा के, उस पेपर, उस अमाउंट को जो पापा ने सिक्योर किया बाय हिज जर्नी ऑफ सर्विस, उन सब चीजों को निकालवाना टेक मी अ टू लॉन्ग टाइम. और ऑलमोस्ट 2 साल उसके अंदर पूरे निकले. फिर छोटे भाई की शादी करी. आई गेस दिस वाज द टाइम जब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था. everything was like digitalized, right? It was 16-17, तो digitalization तो start हो गया था, but that generation, पापा वाली generation was not that adaptive to that digitalization. Okay. So they are more on the papers, they are more on कि भाई किसी में नॉमिनी है तो है, नहीं है तो नहीं है, और सब चीजें वैसे ही चल रही थी. और नॉमिनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रूशियली कि भाई अब हर बैंक को नॉमिनी होना जरूरी है. जब डिजिटलाइजेशन हुआ तब पता लगा कि इन अकाउंटों में नहीं है, कुछ जगहों पे बैंक अपडेट नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है,
मेल आईडी किसी और की आ रही है, सिग्नेचर कुछ और हो रखे हैं, ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स मिले, बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जो फाइनेंस असेट्स थी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्यूमुलेट की फैमिली की अर्निंग से पापा ने, बट कोई डायरेक्शन नहीं था उनको कैसे सॉर्ट ऑफ करें। तो इट टेक मी दैट मैस टू अरेंज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जब बुक कुछ रेफर करी तो कुछ डायरेक्टली ऐसी चीजें नहीं मिली जहाँ पे इन सब चीजों को मैं इनकॉर्पोरेट करके एक जगह देख सकूं। फिर शादी हुई, छोटे भाई की शादी करी, घर बनाया, all of this has happened, and then I think 2019 where I started again focusing on my work कि चलो थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशन को वापस सेटअप करते हैं। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस पूरी हिल गई थी बिकॉज क्लाइंट्स शेप अप नहीं ले रहे थे, क्योंकि क्लाइंट्स से उतना टाइम नहीं दे पा रहा था, उतनी एनर्जी उन सब चीजों में नहीं दे पा रहा था। जीएसटी आया, जीएसटी में भी कोशिश करी कुछ करने की, बट डिडंट वर्क आउट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम दैट गोज फॉर मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज स्टफ्स एट द फैमिली लेवल। तो जब 19 में ये चीज लगी तो मुझे लगा कि चलो इसके ऊपर कुछ काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया एंड कोविड हैपेंड, अगेन अ बैड बिग शॉट, जहां पे मेरे को लग रहा था कि अब मैं बाहर निकल के थोड़ा सा अपने आप के प्रोफेशन को, अपनी चीजों को और मैनेज करूंगा, एंड दैट कोविड हैज बिकम अ बिग बैक टू अस। तो उस पीरियड के अंदर 2020 के अंदर जब मुझे लग रहा था कि हो सकता है मैं भी आई आल्सो माइट नो मोर बिकॉज ऑफ दिस कोविड, और धरती पे कोई रहे नहीं रहे, तो आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट कि जो भी मेरी लर्निंग्स रही पापा के टाइम से, सक्सेशन के बारे में, बुक्स पढ़ के, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े उनके लिए, लॉ के रिलेटेड, या मैंने प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को कैसे फेस किया, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ों को कैसे फेस किया जाता है, इसके ऊपर स्टडीज हैं, उन स्टडीज को पढ़ के। तो घर में सारा टाइम रादर देन गिविंग अनपोटेंशियली और चीज़ों के अंदर, मैंने पोटेंशियली इन सब चीज़ों में स्पेंड करना स्टार्ट किया। आई एम प्रिपेयरिंग एंड देयर वाज अ जर्नी विच आई लिव्ड, सो आई वांटेड टू गिव सम मैसेज टू द पीपल। जो मैंने जर्नी जी थी ये किसी और के साथ में ना हो, इसको हम लोग कैसे और बेटर स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कैसे इसके बारे में और बात कर सकते हैं। और जैसा तुमने स्टार्टिंग में बोला कि लोग डेथ के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो लोग सक्सेशन के बारे में बात नहीं करना चाहते, लोग इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते जब तक उनकी फैमिली में, उनके परिवार में, क्लोज वंस के साथ में जब तक ये ना हो। पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। पीपल रियली हैविंग सो मच अफ्रेड ऑफ द सक्सेशन दैट दे फील कि उनकी पावर चल जाएगी, उनकी सत्ता चल जाएगी, स्पेशली इन द बिजनेस ओनर साइड। तो जब वो सब चीजें हुई, जब इनको स्ट्रक्चरली मैंने बुक फॉर्मेट के ऊपर लिखना स्टार्ट किया, इट इवेंचुअली टेक अ वेरी गुड शेप ऑफ अ बुक and went to a Taxman. Taxman has published it. Since then, I'm helping people. I'm just helping by my words that how they can make this journey more easier, what they can do so that they can plan to die well. तो मैं हर जगह ये बोलता हूँ, if somebody is dying and everybody has to die, if somebody has to die, then why not to die well? If we can die well, what is the procedure to die well? If we have a plan to die well, then we can die well. अब उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ चीजों को इक्विप्ड करना पड़ेगा, शायद वही सक्सेशन है। जब हम बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम इसको बिजनेस सक्सेशन कर देते हैं। अगर हम नॉन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो नॉर्मल विल, गिफ्ट करना, प्रॉपर्टी एस्टेट्स को प्लान करना, हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। तो जो भी हमने पास्ट में क्यूमुलेट करके वेल्थ बनाई होती है तो इसको हम वेल्थ सक्सेशन बोलते हैं। वेल्थ सक्सेशन के अंदर हम स्ट्रक्चरली इसको ट्रांसफर करते हैं बाय वे ऑफ विल, बाय वे ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रस्ट, बाय वे ऑफ गिफ्टिंग एंड एनी अदर मोड दैट कैन बी लेजिटिमेटली अवेलेबल, जो लॉफुली अवेलेबल हो। लेकिन बिजनेस जो है वो केवल पास्ट नहीं है, वो एक फ्यूचर भी है, उसके अंदर बहुत सारे और पोटेंशियल चीजें भी हैं। तो उसका सक्सेशन थोड़ा सा अलग होता है, इसके अंदर हम लोग सक्सेसर देखते हैं, ग्रूम करते हैं, ग्रूमिंग और आइडेंटिफाइंग सक्सेसर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो दैट इज माई जर्नी एंड दैट इज हाउ आई वर्कड इनटू दिस एरिया। आई वर्क विद लॉट ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स अराउंड इट and helping a lot of families around it who are actually facing these kind of challenges in the succession. So that is what succession for me and that is my journey for the succession. आप किस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं and at what spot? मतलब at the beginning itself आप business succession plan करवाते हैं या फिर mid में जाकर के what is the ideal stage to plan for succession in a business? Wonderful question निधि। तो बहुत बार लोग ऐसे आते हैं कि हम लोग तो अभी 40 की एज में है तो हमें क्या सक्सेशन करना चाहिए, या 60 की एज में जाके सक्सेशन प्लान करना चाहिए। आई ऑलवेज एडवाइज द पीपल दैट ऑलवेज अ राइट टाइम इज जब आपको रियलाइज हो जाए कि आपके पास में एक वर्थ क्रिएट हो गई है और आप उस वर्थ के बाद में एक ट्रांजिशन ले सकते हो, दैट इज अ राइट एज टू प्लान फॉर दैट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वांटेड टू रिटायर एट द एज ऑफ 65, आई ऑलवेज एडवाइज दैट एटलीस्ट सक्सेशन आपका जो टाइम लेता है ना वो 10 साल लेता है कम से कम। तो आपको 55 की एज में प्लान स्टार्ट कर देना चाहिए कि आपका सक्सेशन इन केस ऑफ द बिजनेस हैज स्टार्टेड, हैज इग्नाइटेड, ताकि उन 10 साल की जर्नी के अंदर आप अपनी लर्निंग्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सको, धीरे धीरे वो पोजिशनल चीजों को ट्रांसफर कर सको, अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफर कर सको, अपने नेटवर्क को ट्रांसफर कर सको, अपने रिलेशंस को ट्रांसफर कर सको, अपनी टीम को अपडेट कर सको कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आ रही है और ये इन चीजों को लेके चलेगी। इसके लिए
1 साल 2 साल एक बहुत स्मॉल टाइम पीरियड है किसी भी चीज को समझाने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल एज अ बिजनेस ओनर मैंने अपनी बिजनेस को 35 ईयर्स दिए Okay. और 35 ईयर्स की जर्नी को अगर मैं नेक्स्ट जनरेशन को समझाऊं तो बहुत डिफिकल्ट है कि मैं उसको 1 महीने में 1 साल के अंदर या कुछ दिनों में समझा सकूं। Right. उसके लिए एक टाइम स्पेंड साथ में देना पड़ेगा। वो एटलीस्ट 10 ईयर मुझे लगता है कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है एंड आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ में ये हम लोगों ने प्रूवली किया है कि जब उन्होंने 65 में प्लान किया अपना सक्सेस, उन्होंने 50-55 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया एंड वी इवेंचुअली एबल टू लैंड दैट थिंग इनटू स्ट्रक्चर्ड वे। तो आई थिंक दैट इज द राइट एज व्हेन यू डिसाइड कि मेरे को इतने में रिटायर होना है। जस्ट उसमें से 10 साल पहले आप रिवाइंड कीजिए एंड दैट इज द राइट एज टू प्लान फॉर योर सक्सेस। ओके, दैट्स ग्रेट। आजकल जो हम देख रहे हैं इन इंडिया, देयर आर मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स हु आर इन द एज ऑफ 18, 19, 20 एंड दे आर रनिंग वेरी सक्सेसफुल बिजनेसेस। इन लोगों के लिए व्हाट वुड बी द आइडियल टाइम टू प्लान फॉर सक्सेशन? Right. So whenever you have some worth, for example, I'll give you a very beautiful example. अभी Pepperfry का ओनर थे मिस्टर अग्रवाल, he has passed away and he has passed away by the sudden attack. जो कार्डिक अटैक आया उसके बाद में he is not able to go more. उनको सीरीज ई तक फंडिंग हो रखी थी। सीरीज ई फंडिंग के बाद में they are planning to come with a IPO soon. Pepperfry is a big company now, right? And they are planning to come into a IPO in a few years. But the founder, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी थी, he has passed away by the cardiac. कंप्लीट लोगों का पैसा स्टक हो गया, इन्वेस्टर्स का पैसा अटक गया, प्लानिंग रुक गई एंड द कंपनी इज नॉट एबल टू टेक दैट शेप। ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडस्ट्री हो जहाँ पे लोग 18-20 साल की उम्र में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं या और कोई भी आगे वाले ईयर्स के अंदर हो। जब भी आपके पास में एक वर्थ क्रिएट हो जाए दैट यू हैव अ एक्स अमाउंट ऑफ वर्थ इन योर बैंक अकाउंट, इन योर मूवेबल और इमूवेबल एसेट, व्हाटएवर इट इज, आई ऑलवेज एडवाइज द पीपल एटलीस्ट राइट योर विल. Okay. Structure it that whom you wanted to give after you, so that that money can be utilized into a right way. तो एटलीस्ट जो लोग इस एज में आ गए हैं जहाँ पे 18 साल 20 साल या 25 साल की उम्र में उन्होंने पैसा कमा लिया है, वो एटलीस्ट अपनी विल बना के अपने सक्सेशन की शुरुआत कर सकते हैं. और जहाँ पे एक वो टाइम आ गया है जहाँ पे एक एज में आप पहुंच चुके हो जहाँ पे आप रिटायर होना चाहते हो, वहां पे अगर आपको प्लान करना है तो आपको 10 years बिफोर जो मैंने बताया उसके ऊपर प्लान करना स्टार्ट कर देना चाहिए. तो फॉर योर पास्ट एक्यूमुलेशन, वर्थ, शेयर्स, डीमैट्स, व्हाटएवर इट इज, उन सब के लिए इट इज बेटर एडवाइजेबल कि आप विल बनाना स्टार्ट कर दो जब भी आपके पास में वर्थ हो गई है. एंड विल कैन बी मेड एनी नंबर ऑफ टाइम, कैन बी अमेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम, और किसी भी तरीके से हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट टू रजिस्टर इट. बहुत नॉमिनल अमाउंट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है. तो इट इज ऑलवेज बीन एडवाइज कि आप अपनी एटलीस्ट विल बना के तो अपने प्लेस पे रखो, सो दैट इफ एनीथिंग हैपेंस टू यू इट इज अ बेटर प्लान. जैसे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, मैं ऐसे बोलता हूँ कम से कम विल तो बनानी ही चाहिए आदमी को, ताकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी इतना यूजुअल हो गया है उतना ही यूजुअल वो विल भी बन सके, ताकि उसकी एसेट्स को प्रॉपर ट्रांसफर किया जा सके. अच्छा. Because worth is more important. If you have earned something, it is better to give to your loved ones in a right way, in a structured way. Okay. For this, the will is the best and the most beautiful way. Okay. To do. All right. There are some entrepreneurs जिनके successors नहीं होते या फिर family members ऐसे नहीं होते who are interested into the business. Especially I have seen in millennials. उनका ये कंसेप्ट रहता है कि पापा का जमा तुम्हारा बिजनेस है, but I want to do something of my own. मुझे कुछ और करना है. There are a lot of such cases. तो उस केस में अगर my family members are not interested to take over my own business, what should be the ideal thing to do? So before answering this question, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ दीदी. एक Gen Z कॉन्सेप्ट होता है. This generation which is there, which has born out of 1990s, they are called as Gen Z. 2000 के बाद में जो चल रहा है, तो they are Gen Z. ये Gen Z जो है ये बहुत डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है. बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इनके. फॉर एग्जाम्पल ये क्लाइमेट नेचुरलिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस है. दे आर मोर सोशलाइज्ड ऑन द सोशल मीडिया, नॉट फिजिकली. दे वांटेड टू मेक देयर ओन थिंग्स. दे वांटेड टू फॉलो सम पैशन. They wanted to be behind the company. इसके पास अपने विजन हो, इसके पास अपने मिशन हो, इसके पास अपने डायरेक्शन हो. They don't want to go with the rudimentary things. तो आज अगर पिताजी ने 100 करोड़ की वर्थ बना ली है तो उस बच्चे के लिए आज ये एंगल हो गया है कि वो देख रहा है कि एसेट है या लायबिलिटी है ये 100 करोड़ रुपए.
लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि वो उसके पैशन को, उसकी चीजों को फॉलो नहीं करने दे रही है, वो कई बार चीजें वो रोक रही है। बट इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ फैमिलीज नाउ दिस डेज, और ऐसे बहुत सारे केसेस मैं भी इन्होंने डील करने लगा हूँ जहाँ पे फादर हैज क्रिएटेड अ गुड वर्ड बट वो चीज नहीं हो पा रही है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर वो फैमिली के अंदर नहीं हो रहा है तो आपको सेकंड लेन में अपनी एग्जिट प्लान करनी चाहिए, ये देख के कि क्या आपकी टीम में कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ आप इस चीज को प्लान कर सकते हो। मैरिको इंडस्ट्री, मैरिको इज अ लिस्टेड कंपनी, हर्ष मारीवाला इज द फाउंडर ऑफ इट। हर्ष मारीवाला के सन है और डॉटर है, उन्होंने अपना सक्सेशन जो नेक्स्ट गद्दी थी सीईओ की, वो खुद के सन को देने की जगह अपने एम्प्लॉय को दी, जो उनका जनरल मैनेजर था, उसको सीईओ बनाया और अपने सन को अपना ऑफिस संभाला, उनका फैमिली ऑफिस था उसको, बोला कि आप इस चीज को मैनेज करो बट दिस पर्सन इज मोर कॉम्पिटेंट टू मैनेज दिस। तो अगर घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो पहली बात तो करना चाहता हो, वेल एंड गुड, चाहता हो तो आप ये देखो क्या उतना कॉम्पिटेंट है या उससे बेटर कॉम्पिटेंट आपके पास में ऑलरेडी टीम के अंदर कोई है। अगर है तो उनको प्रमोट करके आगे लेके आना चाहिए, कीप द ओनरशिप विद यू, गिव देम टू मैनेज इट, दे विल मैनेज यू एंड दे विल गिव यू मनी, दे विल मेक यू अर्न मनी। अगर फैमिली में से नहीं हो रहा है तो हम इसको आउटसाइड सक्सेशन भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों मेथड भी नहीं लगते हैं, कई जगह पे मैंने ऐसे देखा है जहां पे फैमिली में कोई कॉम्पिटेंट नहीं है और टीम भी इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है जिसमें से कोई भी लीडरशिप और निकल के आ सके, बट देयर आर 100,000 of crores of business. उस केस में आई हैव ऑलवेज एडवाइज्ड टू सेल इट। Okay. Plan your exit by way of merger. Plan your exit by giving it to your competitor. Why not? Just get a value of it. क्योंकि आज जो बिजनेसेस के अंदर है वो दो तरह की वैल्यू है, एक तो टेंजिबल वैल्यू है, नॉन टेंजिबल इंटेंजिबल वैल्यू है। टेंजिबल वैल्यू तो वो सामान है जो असेट है, लैंड बैंक है, जो भी और चीजें हैं वो सारी जो दिख रही, बट एक इंटेंजिबल वैल्यू और है, वो है उस ब्रांड की वैल्यू। उसकी वैल्यू आप तभी निकाल सकते हो या तो आपकी फैमिली में से कोई आके उसको जनरेशनली चलाए, आपकी टीम में से आके उसको कोई फॉरवर्ड चलाए और प्रोफेशनल बोर्ड क्रिएट करे, या फिर तीसरी प्लेस हो सकती है जहां पे आप इसको किसी को सेल करके आपकी एक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी उससे ले लो एंड देन यू डू व्हाटएवर यू वांटेड टू डू विद दैट मनी एंड एटलीस्ट आपका ब्रांड को, आपकी इक्विटी को, आपकी चीजों को वो पर्सन वो कंपनी आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है बाय वे ऑफ मर्जर। देयर आर द 3 ब्यूटीफुल वेज टू प्लान फॉर योर सक्सेशन। Okay. Today's market of India, हम लोग बहुत सी ऐसी कंपनीज देख रहे हैं who are into softwares, who are into software consultancy, who are into services, majorly tertiary sector. कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं who deal with products, कुछ के सर्विस भी प्रोडक्ट होते हैं, but there are still a lot of companies who are dealing in outsourcing activities. US का काम आउटसोर्स करके दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का काम आउटसोर्स करके दे रहे हैं। सो इट इज टोटली अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है दैट उनकी एसेट्स इतनी ज्यादा नहीं होती, वो दूसरों का काम आउटसोर्स करके लेते हैं और खुद की एसेट्स भी आउटसोर्स करते हैं, लीज पे ले लेंगे, रेंट पे ले लेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है या फिर कोई अदर एक्सपर्टीज की चीज है तो उसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो हाउ टू प्लान अ बिजनेस सक्सेशन फॉर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज, प्योर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज जिनके पास में टेंजिबल एसेट्स इतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे इंटेंजिबल एसेट्स का वर्थ निकालना इज आल्सो आई थिंक राइट। सो वंडरफुल क्वेश्चन है। बहुत बार लोग है ना जो टेंजिबिलिटी रहती है उसको भी बहुत वैल्यू करते हैं, इंटेंजिबिलिटी की वैल्यू नहीं आती है, और खासकर जब प्रोडक्ट होता है तो उसका ब्रांड निकल के आ सकता है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में बड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम हियर एंड आई हैव अ वर्थ, बट मेरा ऑफिस का सेटअप हो सकता है उतना बड़ा नहीं, उतना यूज नहीं, उतनी एसेट क्लास नहीं है उसके अंदर, बट उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरी गुडविल कितनी है, मेरी मार्केट के अंदर प्रेजेंस कितनी है, मेरी इंटेंजिबल वैल्यू कितनी है, या फिर कोई भी आदमी आउटसोर्स करके जो वर्क लेगा है आज उसकी वैल्यू या उसका असेसमेंट, उसकी चीजें और डिफरेंट तरीके से असेस की जा सकती है। तो बेसिकली इन सारी कंपनीज के अंदर भी सक्सेशन बहुत अच्छे से प्लान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसी तरह के एक्यूमेंट रखती है जो एज एन प्रोफेशनल आपके पास होना चाहिए, चाहे आउटसोर्स वर्क लेने के लिए, मानिए लॉयर है तो लॉयर की प्रैक्टिस करने के लिए, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसका काम करने के लिए, अगर कोई आर्किटेक्ट है तो उसका काम करने के लिए, एनी सर्विस इंडस्ट्री, अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन उतना ही एक्यूमेंट रखती है एंड दे आर रेडी टू कम एंड टेक योर सीट एंड दे आर इक्विप्ड इनफ विद दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू डू दैट, so it is better they will come. If not, I always advise अपनी टीम को इस तरीके से आप इक्विप कीजिए और डेवलप कीजिए कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी टीम के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके और वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सके। Your next generation should come and your next team should come who can take this forward.
आप टीम के अंदर भी अपना सक्सेशन प्लान कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे लोगों को पार्टनर बनाइए, वेंचर कीजिए जिनकी एज आपसे कम है, इवेंचुअली उनको डेवलप कीजिए, उनको ग्रूम कीजिए, उनको रेडी कीजिए अपने हर तरह के कस्टमर, वेंडर और सबके सामने। इवेंचुअली वो आपकी पोजीशन लेके इस चीजों को रन करेंगे और आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। थर्ड प्लेस हो सकता है जहां पे ये अपने बिजनेस को सेल कर दें। जैसे हम फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, वैसे सर्विस इंडस्ट्री भी अपने सर्विस को बेच सकती है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं चाहूँ अपनी प्रैक्टिस को सेल करना, आज बहुत स्टैंडर्ड मैकेनिज्म इंडिया में नहीं है, बट यूएस यूके के अंदर सीपीए प्रैक्टिसेस बिकती हैं। दे सेल इट, देयर इज अ प्लेटफॉर्म टू इट, देयर इज अ वे ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इट। अगर वो प्रॉपर वैल्यूएशन किसी को मिलता हो और उसको अपने बिजनेस से एग्जिट करना हो, तो देयर इज अ वे थ्रू व्हिच वी कैन प्लान द एग्जिट। वो वैल्यूएशन मिलेगा, आपको अपना पैसा मिलेगा, यू कैन टेक एन एग्जिट, आपकी गुडविल का पैसा, आपकी किसी भी चीज का पैसा, आपकी मर्जर करने का पैसा, तो दैट यू कैन टेक दैट अमाउंट एंड यू कैन प्लान योर सक्सेशन विद योर ओन वे। तो जो भी ऐसी आउटसोर्स कंपनीज हैं या जो भी और हैं, तो पहले फैमिली में देखें, सेम एग्जांपल। अगर नहीं है तो टीम में देखें, नहीं है तो देयर विल बी अ वे थ्रू व्हिच दे कैन सेल इट। They can sell it to the outside people. They can merge it with their competitor. They can go and have a venture in collaboration with some other people. There can be a way through which they can go to a different segment of the people and they can sell their rights to them to do so. Okay. Their customers to do so. Okay. And eventually it is very important. Okay. And service industries में what's the most valuable asset? Because tangible assets तो है नहीं, so intangible assets में what is the most prized possession we think of? So basically वो knowledge है। जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत जगह पे ऐसा एग्जांपल सुना है कि एक बार एक मशीन खराब हो गई फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री के अंदर उस मशीन को सही करने के लिए एक अलग अलग तरह के लोगों को बुलाया गया जो उसको इक्विप करके सही कर सकते हो। और आसपास के जितने भी लोग आए वो सब लोग फेल हो गए, बड़े बड़े इंजीनियर्स आए वो फेल हो गए, और सब लोगों ने अपनी पूरी मेहनत कर ली। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जापान से किसी आदमी को बुलाना पड़ेगा जिसने अल्टीमेटली इस मशीन को बनाया था। दैट पर्सन ओनली कैन रीजनरेट एंड रीस्टार्ट दिस मशीन, और उस मशीन की वैल्यू बहुत करोड़ उसमें थी। तो बिफोर टू गो विद दैट पर्सन, उन्होंने एक बात करी कि काम करते हैं, एक किसी ने सजेशन दिया कि हमारे यहाँ पास में मैकेनिक है, बहुत पुराना मैकेनिक है, एक बार उसको बुला के ट्राई करते हैं। तो उनके ओनर ने बोला कि भाई जब इतने लोगों ने ट्राई कर लिया, इतने इंजीनियर ने ट्राई कर लिया, वो नहीं कर पाया, वो मैकेनिक क्या कर लेगा। बट ये आवाज की चलो ठीक है उसको लेके आते हैं। जब उसको लेके आए और उस मशीन के सामने उसको दिया, तो उस मशीन को उसने चारों तरफ से देखा, कुछ टच किया, कहीं बजाया, कुछ और किया, और आफ्टर फ्यू मिनट्स उसने बोला कि स्टार्ट करो, वो स्टार्ट हो गई। एवरीथिंग वाज मिरेकल फॉर दैट पीपल। उसको बोला कि भाई अपना बिल रेज कर दो, आपको जो भी आपने काम किया इसके ऊपर आपको पे कर देते हैं क्योंकि हमारे तो बहुत पैसे बचते। वो गया वापस अपने घर और उसने बिल भेज दिया उसको, और बिल भेजा 1 लाख रुपए। उन्होंने बोला भाई इतना वैल्यू का बिल हो गया आपका, आपने काम तो इतना सा किया है, इसके इतनी वैल्यू कैसे जनरेट होती है। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली, उसने बोला कि मैंने जितना काम किया 15 मिनट में, उस 15 मिनट के पैसे नहीं मांग रहा मैं आपसे, मैंने 30 साल की लर्निंग के अंदर जो चीज सीखी और जिस चीज को मैंने अप्लाई किया उसके मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जो भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है ना, वो मैकेनिक जैसा है। आपने उस कला को किस तरीके से अपने अंदर इनबाउंड किया है ना, तो आपकी गुडविल है, आपका वे ऑफ डूइंग है, आपका नेटवर्क है, इन सब चीजों और एक्सपीरियंस के ही सबसे ज्यादा वैल्यू होती है और सबसे ज्यादा पोजीशन होता है इन सब चीजों का। एंड आई थिंक दैट शुड बी वैल्यूड अकॉर्डिंगली। तो आपके क्लाइंट किस तरीके के हैं, आपके बुक्स किस तरीके की हैं, इन सब चीजों के साथ में आपकी इंटेंजिबिलिटी को भी मेजर करना चाहिए। दैट इज अ गुड, दैट इज अ वे दैट एक्सपीरियंस दैट पर्सन इज हैविंग, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दैट प्लान। ओके, तो on a lighter note, how are you planning to give a business succession for your firm? Wonderful question. So for this, I always treat my team as the first thing. Okay. मैं अपनी टीम के अंदर हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर कल मैं नहीं रहूंगा तो क्या रहेगा। एंड मैं उनसे बहुत ओपनली इस बात पे डिस्कस करता हूँ, और मैंने अपनी चीजों को धीरे धीरे उनके साथ में शेयर और ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो कुछ भी हो, मैं ये अपनी जो खुद की वनरेबिलिटी है कि मैं कितना सच हूँ, कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ अपने क्लाइंट के साथ में, बाय सेट ऑफ एन एग्जाम्पल्स मैं उन लोगों के साथ में बार बार करता रहता हूँ। और इसके थ्रू मैं धीरे धीरे मेरी जो लिनेज है, कुछ लोग हैं जो मेरे से 5 साल छोटे हैं, कुछ लोग हैं जो मेरे से 8 साल छोटे हैं, और इवेंचुअली वो भी इसी के अंदर चलना चाह रहे हैं। तो मेरे पास आज एक कोर ऐसी टीम है जो मेरी वैल्यूज को आगे, सिस्टम्स को बढ़ा सकती है, जो मेरे क्लाइंट के चीजों को, रिक्वायरमेंट को समझ के चीजों को आगे बढ़ा सकती है, जो मेरे तरीकों के ऊपर जिस तरीके से मैंने इस फॉर्म को और चीजों को एस्टैब्लिश किया उसको आगे बढ़ा सकती है। तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग दैट।
तो मेरा फर्स्ट सक्सेशन प्लान है मेरी टीम के अंदर मेरा सक्सेशन होना चाहिए, बिकॉज दे आर द वन हु हैव बीन विद मी मोर देन माय किड्स। सेकंड प्लान, अगर मेरे किड्स भी अगर इसी चीज के अंदर काम करते हैं तो मैं एक ऐसा प्लान बनाना चाहूंगा जहां पे मैं अपनी टीम को और अपने डॉटर्स को दोनों को मिलकर सक्सेशन प्लान दे सकूं। ऐसा नहीं है मैं पूरा शेयर अपने पास में ले जाऊं, बट इवेंचुअली मैं अपनी टीम को कुछ शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करूं और अपने डॉटर्स के साथ में उसको शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करूं। अगर वो कॉम्पिटेंट है, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाती है, वो कंसल्टेंट बन जाती है, वो उस तरीके से मार्केट को सर्व कर पाती है, दे विल कम एंड जॉइन दिस, दैट वेलकम। द सेम वे ऑफ ज्वाइनिंग जैसा डॉटर्स का होगा वैसे किसी और दूसरे पर्सन का भी होगा, वैसा उस लेवल के ऊपर मैं उनको इक्विप्ड रखना चाहता हूँ और लेवल सेम रखना चाहता हूँ। और जिस टीम ने मुझे देखा इवेंचुअली डेवलप होते हुए, वो टीम उन बच्चों को ग्रूम करे एंड देन दे टेक दैट सक्सेशन फॉरवर्ड। अगर फैमिली से आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो दे आर द कॉम्पिटेंट पीपल हु कैन टेक इट अप। और आई थिंक मेरी लॉयल्टी मुझे मिलती रहे, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई फील, और हम लोगों को सबको ऐसा लगता है कि नहीं ये टाइम आ गया, हम कहीं जाके रिवर्स कर सकते, उसको और बड़ा कर सकते हैं, या हम किसी भी तरीके से थोड़ा एक्सपेंशन दूसरे तरीके से देख सकते हैं, दैट विल बी द गोइंग फॉरवर्ड वे। तो हो सकता है हम लोग कुछ ऐसा भी प्लान कर सकते हैं। बट हाँ, मैं अपने सक्सेशन के बारे में, अपने सर्विस के सक्सेशन के बारे में, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस के सक्सेशन के बारे में बहुत बार, बहुत ऑफनली अपने पेरेंट्स के साथ में, मेरी मदर के साथ में, ब्रदर के साथ में, मेरी टीम के साथ में बहुत डिस्कस करता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड आई थिंक दे आर रेडी फॉर दैट। I will tell if I passed away, so I think they are ready. They know how to pick it up and when to take it and where to take it. So I have given my vision to them, and that vision is aligned with them. So I think eventually it's going to make problem big, I would say. Great. कई बार ऐसा होता है that you are the sole person who is handling your particular business, and the family is not that much involved in that business. या फिर family members कुछ अलग-अलग चीजों में involved हैं, and but they expect कि इसके बारे में जो भी benefits होंगे, we will also be reaping out the benefits. तो how आपने बात करी कि you have aligned your family members as well, that you are going to give up succession to your team members. So अगर आपकी फैमिली में से किसी को succession चाहिए, if anyone want to reap those benefits, they have to be a part of the team. ये आपने बहुत clearly align कर दिया है. So what's the process of aligning your family members? What if the family members have an agitation or setback in accepting that? तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है निधि कि that people don't want to talk about it. अभी क्या हो रहा है ना, मैंने बहुत जगह, बहुत सारी फैमिलीज में, बिजनेस हाउसेज में, फैमिली ओन बिजनेसेस में ऐसा देख रहा हूँ कि जहाँ लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये है इसके ऊपर बात होना स्टार्ट हो। इसके लिए आपको प्रॉपर एनवायरमेंट और कल्चर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर एनवायरमेंट और कल्चर कैसे बनता है, इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि आज एक डिस्कशन है, assume that you are my team and we are working together on a particular project, और आप मेरे फैमिली मेंबर भी हो, we are in a family, और फैमिली के अंदर कोई इवेंट है, एक हमको एक गेट टुगेदर प्लान करना है कुछ फैमिली मेंबर्स का, और हमको एक तो वो गेट टुगेदर की चीजें डिस्कस करनी है, और एक कोई प्रोजेक्ट है जो क्लाइंट का है उसके ऊपर भी बात करनी है। बहुत बार मैंने इसे देखा है कि लोग इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक साथ डिस्कस करने में दो प्रॉब्लम है। पहला, इमोशनल एंगल है एक चीज, और एक है बिजनेस एंगल। इमोशनल एंगल क्या है कि हमें फैमिली बिजनेस, फैमिली का ये फंक्शन कैसे प्लान करना चाहिए, और बिजनेस एंगल है कि हमें बिजनेस में आगे ग्रोथ कैसे करनी है, हमें सेल्स को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक पे मैं हार्ट में बात कर रहा हूँ, एक से मैं दिमाग में बात कर रहा हूँ। अगर उन दोनों डिस्कशन को एक ही बार में करूंगा तो दिस इज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्कशन। आपको जिसका एग्जाम्पल देता हूँ कि आज दो भाई हैं और एक पिताजी। भाई और पिताजी साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, अपनी सिस्टर की शादी करनी है या मान लीजिए मायरा भरना है। अब वो मायरे का डिस्कशन अगर बिजनेस टेबल पे करेंगे और डाइनिंग टेबल के ऊपर वो बैठ के बात करेंगे कि उस क्लाइंट के साथ में हमें काम करना है नहीं करना, तो वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स करेगा। क्योंकि आप इमोशन और बुद्धि दोनों चीजों को एक साथ नहीं लेके आ सकते। यू कैन नॉट मिक्स योर हार्ट एंड ब्रेन ऑल टुगेदर, क्योंकि एक तो है ब्रेन का डिसीजन, एक है हार्ट का डिसीजन। मायरे के अंदर कितना पैसा खर्च होना चाहिए, ये इमोशनल पॉइंट है फादर का या ब्रदर्स का अपने सिस्टर के लिए। बट लेकिन बिजनेस में चीजें कैसे चलनी चाहिए, ये प्योरली ब्रेन बेस्ड डिसीजन है, जो लॉजिकल बेस्ड डिसीजन है। मायरा कोई लॉजिकल बेस्ड डिसीजन नहीं है, वो इमोशनल बेस्ड डिसीजन है। डोंट डू दीस टू काइंड ऑफ डिस्कशन ऑल टुगेदर। हमने कई सारी मूवीज में, इंडियन मूवीज में देखा है दैट फादर इज अ बिग बिजनेस टाइकून और वो अपनी बेटी की शादी करा देते हैं टू अनदर बिजनेस टाइकून फैमिली।
Do you consider this as a part of business succession? And is it successful? Is it really successful? So I think that yeah, these were the examples जब हम लोग अपनी movies अभी देख रहे हैं. But now these days the scenario has changed. The scenario is more that बच्चे को क्या चाहिए. Parents are more concerned that what the kids want now. As I've already told you, this Gen Z is very different. They are reacting differently on different things. So they are nowhere concerned about कि हमारे घर वालों ने हमको किस तरीके से प्लान किया था, but they are more concerned and even घर वाले more concerned कि बच्चा अपने आप को किस तरीके से प्लान करता है. तो इवेंचुअली हाँ, अगर ऐसी मैरिजेस जो बिग फैमिलीज में आपस में होती है, देयर आल्सो गुड वे टू वेंचर एंड कोलैबोरेट differently in a business, but I don't see that any succession can happen in that ways. It is just a way to collaborate with the different business families. But eventually, now these days, it is more based out of the decision of the kid, what they want, what they are looking forward in their life, and how they want to take it forward. And people and parents are accepting it now. जैसे आपने अभी मायरे वाला एग्जांपल दिया, so is it मतलब this is definitely a part of मायरा कितना भरना है हमें, कि हमें शोकेस कितना करना है, किस किस को बुलाना है, एंड उसके लिए उसके पीछे में एक हिडन पर्पस ये भी होता है कि हम लोग हमारा वेल्थ शो करेंगे, हमारे क्लाइंट्स को शो करेंगे, एंड वी विल बी शोइंग ऑफ दैट व्हाट ऑल वी आर डूइंग. वो मार्केटिंग के जैसे उसको यूज करते हैं. सो is it a good way to go about it? Because यहाँ पे भी we merge emotions and business together. So how should we actually disconnect businesses and emotions? And is it really practically possible? क्या ये sometimes possible है? Wonderful. So you wanted to know how to do it. Yeah. तो basically इन दोनों डिसीजन को अलग अलग कैसे रखना चाहिए. तो my way of doing is कि इसका आप सबसे पहले काम करो, जब भी आप अपने फैमिली मेंबर के साथ में बैठ रहे हो तो एक फैमिली बोर्ड बनाओ. फैमिली बोर्ड के अंदर वो लोग होने चाहिए जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं आपके बिजनेस के अंदर, और जब भी बिजनेस बेस्ड कोई भी डिसीजन होना चाहिए तो उस बोर्ड के अंदर होना चाहिए, राइट. बट लेकिन फैमिली बेस्ड डिस्कशन सब फैमिली मेंबर्स के साथ में होना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 people or 15 people in the family, बट उसमें से 3 लोग हैं जो एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, बाकी लोग एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है. से देयर बेटर हाफ्स, might be their father, mother, anybody who are not directly involved to a business. तो वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुए. तो जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है, 3 लोग 4 लोग, वो जाके बैठ के डिसीजन करें बिजनेस का. और जब मायने की बात करनी है ना, तो पूरी एज एन फैमिली बैठ के उस चीज को डिस्कस करें. तो दोनों के अंदर जब लोग अलग अलग होंगे, प्लेस अलग अलग होगी, करने का डिस्कशन वे अलग अलग होगा, तो इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से शिफ्ट किया जा सकता है. जब बिजनेस की बात करनी है तो बहुत फॉर्मली करनी है, और जब मायरे की बात करनी है, कोई भी फैमिली ओरिएंटेड बात करनी है, तो आपको बहुत कैजुअली करनी है. तो बिजनेस एज अ बिजनेस, मतलब फैमिली एज अ ओनर एंड मैनेजर हु आर मैनेजिंग द थिंग्स एंड बिजनेसेस, बट फैमिली एज अ फैमिली आपको अलग रखना पड़ेगा. ये छोटी सी थिन लाइन डिफरेंस है. हर जगह बैठ के मैं ऑलवेज एडवाइस पीपल डोंट टेक द डिसीजन ऑन द डाइनिंग टेबल. घर में बैठ के अपने बिजनेस के डिसीजन मत लीजिए. घर में बैठ के अगर आप यू आर हैविंग एन डाइनिंग, यू आर हैविंग योर फैमिली टाइम, जस्ट बी विद द फैमिली, जस्ट बी द वे दे आर एंड जस्ट बी विद देम इन दैट वेज. और अगर आप बिजनेस में चले गए, बोर्ड रूम डिस्कशन है, तो फिर वो बोर्ड रूम डिस्कशन जैसे चलना चाहिए. जैसे आप इन दोनों के बीच में ये थिन लाइन सेग्रीगेशन क्रिएट कर देंगे, आप ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस को और पर्सनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं. दैट्स अ ग्रेट आइडिया. ओके, सो हमने बात करी बिजनेस सक्सेशंस के बारे में, हमने बात करी कि एग्जिट्स भी हम ले सकते हैं, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड एग्जिट, एंड अगर एक पर्सन को एट द सेम टाइम दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं, हाउ टू चूज कि वेयर टू गो? तो मैं बोलूंगा सक्सेशन एक बड़ा एम्बिट है, जिसके अंदर एग्जिट भी एक पार्ट होता है. सक्सेशन एक बड़ा एम्बिट है क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली के अंदर भी सक्सेशन हो सकता है, फैमिली के बाहर भी सक्सेशन हो सकता है. फैमिली के अंदर जब होगा तो जितना फैमिली बना उसको चूज करेगा और आगे बढ़ेगा. लेकिन फैमिली के बाहर होगा तो या तो अपनी टीम के साथ में करोगे, अपने कंप्यूटर के साथ में करोगे. इन सब जगहों के ऊपर आपको कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस निकालना पड़ेगा. तो व्हाट इज अ बेटर वे टू डू इट, हु आर मोर कॉम्पिटेंट टू डू इट. कई बार बच्चे हैं फैमिली के अंदर, बट ईदर दे आर नॉट इंटरेस्टेड और दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, बट फिर भी आप जबरदस्ती उनको पास ऑन करना चाहते हो, देना चाहते हो ताकि आप अपनी एग्जिट प्लान कर सको. दैट इज नॉट ऑल राइट वे. फिर हमेशा ये बात होती है, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है सुनते हुए, बात करते हुए, कि हमारा बच्चा तो इंटरेस्ट नहीं लेता,
उसको तो इच्छा ही नहीं अपने बिजनेस करने की, उसको जमा मिल गया है ना, इसलिए इच्छा नहीं। हमारा जितना स्ट्रगल करता तो पता लगता, तब पता लगता उसको कि कैसे बनता है ये बिजनेस। बट टेक्निकली पॉइंट इज कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्यों नहीं है, हमें उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। वी हैव टू सी द पेरेंट्स एंगल बट वी हैव टू सी द किड्स एंगल आल्सो। अगर आप इन सब चीजों को अरेंज करते हुए सक्सेशन प्लान कर सकते हो, गो फॉर इट। अगर ये नहीं हो सकता है ना, तो एटलीस्ट आप अपने आप की एज को और अपनी वर्थ को डिटोरेट मत कीजिए। मैंने बहुत बार बिजनेस ओनर्स ऐसे देखे हैं, दे आर गोइंग टू द एज ऑफ 80s 85 एंड दे आर स्टिल गोइंग टू देयर बिजनेसेस। व्हेन दे विल प्लान देयर एग्जिट, आई डोंट नो। मैं अपना खुद का एग्जांपल बताता हूं आपको। माय दादाजी वाज इन 95 when he passed away. Before he passed away, till that year, I remember कि वो खुद कॉम्पिटेंटली जा नहीं सकते थे। हमारे एक आड़त की दुकान थी उसके ऊपर, बट लेकिन वहां दुकान से कोई भी, मेरे कजन्स आओ या मेरे ताऊ जी आओ, मेरे अंकल आओ, कोई भी आओ घर के अंदर, सबसे पहले पूछते थे क्या रहा बिजनेस के अंदर। अब इवेंचुअली बिजनेस को छोड़ना ही नहीं आता है। तो प्रॉब्लम क्या है, इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से वापस समझाता हूँ। एग्जैक्ट बिकॉज यू आर प्लानिंग कि जब एक छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, हम उसको गोदी में लेते हैं, गोदी में खिलाते हैं, खिलाते हम उसको बात करते उसको अपने हाथ उंगली दे देते हैं, वो उंगली से पकड़ लेता है और बहुत फोल्ड कर लेता है टाइटली। और जब हम बड़ी मेहनत करते हैं तब जाकर छोटा करके ऐसे छोड़ता है। और हम क्या बोलते हैं कि देखो बच्चा कितना अच्छा है, ये समझ गया कि मैं उसका पापा हूँ, दादा हूँ, नाना हूँ और मेरी उंगली पकड़ ली। बट द ट्रूथ इज कि बच्चे को स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में केवल पकड़ना आता है, उसके कुछ महीनों बाद वो छोड़ना सीखता है। ये सेम टाइम की एक्टिविटी है ही नहीं। वो बच्चा पकड़ना और छोड़ना एक बार भी सीखता ही नहीं है, वो दोनों अलग अलग टाइम पे सीखता है। जब वो छोड़ना सीखता ही नहीं तो छोड़ेगा कैसे? एंड एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है शायद वो बचपन की आदत आज तक भी कैरी फॉरवर्ड हो गई है, उसको बिजनेस छोड़ना ही नहीं आता है। जैसे मैंने दादाजी का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको बिजनेस छोड़ना ही नहीं आता है, तो वो एग्जिट कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तुमको ये प्लान कर लेना चाहिए, अगर सक्सेशन फैमिली में नहीं हो रहा, बाहर नहीं हो रहा, तो इस पर्टिकुलर एज के ऊपर या तो हम इसको सेल कर देंगे, क्योंकि ना तो अगर वो सेल नहीं करेंगे तो उनके कस्टमर्स खत्म हो जाएंगे, उनकी धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, एम्प्लॉय रिटेन करना बंद कर देंगे, तो एक्चुअली बिजनेस में हर तरह की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। इट इज बेटर टू सेल इट ऑन टाइम एंड गेट द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट बिजनेस रादर देन जस्ट डेफरिंग इट। तो आप एग्जिट चाहे बेच के प्लान करो या अपनी फैमिली सक्सेशन के थ्रू प्लान करो, बट इट शुड बी ऑन द राइट टाइम सो दैट यू गेट द राइट वैल्यू ऑफ दैट बिजनेस एंड देयर शुड बी अ राइट कॉम्पिटिटिव पर्सन हु कैन टेक द बिजनेस लीड फॉरवर्ड। जब हम बिजनेस सक्सेशन की बात कर रहे हैं, recently we have seen there is a huge growth in personal finance, personal credits, loans, etc. कई बार हमें सक्सेशन के ड्यूरिंग, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू नाउ, कई बार सक्सेशन के ड्यूरिंग हमें बिजनेस असेट्स की बजाय बिजनेस लायबिलिटीज मिल जाती है। हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ इम्पोज्ड बिजनेस सक्सेशन जो फैमिली मेंबर्स पे डेफिनेटली पड़ता है? तो वंडरफुल क्वेश्चन निधि अगेन। अभी बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ फैमिलीज के अंदर डेट बहुत ज्यादा है बिजनेसेस के अंदर, लिक्विडिटी नहीं है लेकिन असेट बहुत ह्यूज है। तो फॉर एग्जांपल आई गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल रिसेंटली आई गॉन थ्रू, देयर इज अ फैमिली जिसके अंदर लैंड और बिल्डिंग की फैक्टर की कॉस्ट है से 20 करोड़ रुपीस, बुक के अंदर लोन चल रहे हैं 8 करोड़ रुपीस, लिक्विडिटी इज 50 लाख। अभी एक बहुत बड़ा ब्रैकेट का गैप है लिक्विडिटी का, बिकॉज आपका लोन साइज है ज्यादा, आपको उसको रीपे करना है, बट एक्चुअली आपकी जो वर्थ है उस बुक के अंदर या फिर एक्चुअल मार्केट वैल्यू है उस लैंड और बिल्डिंग की वो बहुत हाई है, बट आप उस हाई वैल्यू को तो बेच के आप उसको वैल्यूट नहीं कर सकते, तो आपके बिजनेस के अंदर तो टेक्निकली नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, तो आप उस बिजनेस को किस तरीके से प्लान कर सकते हो? तो दे आर टूल टू डू इट। व्हाट आर द टूल टू डू इट? मैनी अ टाइम पीपल प्लान टू गो फॉर एन आईपीओ फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस, जहां पे लिक्विडिटी बाहर से प्लान लेके आके और लिक्विडिटी वापस इन्फ्यूज की जा सके बिजनेस के अंदर, एंड देन दे इवेंचुअली प्लान देयर सक्सेशन इन द फैमिली, ताकि फैमिली का कुछ स्टेक बाहर के लोगों को भी चला गया एंड देन दे डू इट विद देयर वेज। दूसरा इसका तरीका होता है बहुत अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस पॉलिसी एक बहुत अच्छा टूल है अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने का और मैनेज करने का। फॉर एग्जाम्पल से फादर इज इन द एज ऑफ 60 or 70 and their son has joined the business, there are two sons, but liquidity जैसे इसी एग्जाम्पल में मैंने बताया कि उनको 8 करोड़ रुपए का लोन है मार्केट के अंदर। I always advise these kind of client to go for an insurance which can eventually give, if something mishappen to that founder,
amount to that company and then company can pay their debts out of it. क्योंकि लिक्विडिटी अगर आपको अच्छे से मेंटेन करनी है तो इंश्योरेंस कंपनी को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली आपको फिलअप करके दे सकती है। अगर उस पर्सन हैज पास्ड अवे ड्यू टू एनीथिंग और आपने अगर 8 करोड़ का पैरेलली आपने एक इंश्योरेंस ले रखा है 8 करोड़ का जिसका प्रीमियम आपने 5-6 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके धीरे धीरे पे कर दिया एंड समथिंग हैपेंड तो कंपनी आपको उसके अंदर 8 करोड़ रुपए दे देगी इंश्योरेंस कंपनी एंड यू नीड नॉट टू वरी अगर वो फाउंडर चला गया है तो आप अपनी लिक्विडिटी मेंटेन कर सकते हो उस लोन को रीपे करके एंड देन दोस टू ब्रदर्स कैन इवेंचुअली टेक देयर बिजनेस इन अ बेटर एंड सिस्टमाइज्ड वे। तो देयर शुड बी अ वे, देयर आर टूल्स टू प्लान इट ताकि आप उस लिक्विडिटी क्राइसिस को मैनेज कर सको। अगर बिजनेस कंप्लीटली नेगेटिव है जहां पे हमेशा लॉस होता है, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप अगर उसको फंडिंग नहीं मिलेगी तो लॉसेस नहीं कर सकता है। ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर टेक्निकली लॉस अर्न बिजनेसेस नहीं होते हैं, वो प्रॉफिट अर्न बिजनेसेस ही होते हैं, बट लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अक्रूड इनकम एंड एक्चुअल कैश इनकम। इफ दैट इज अ गैप दैट कैन बी मिटिगेटेड। इफ अक्रूड में हमारे लॉसेस हैं, आई ऑलवेज एडवाइज नॉट टू डू दैट बिजनेस इफ इट इज नॉट अर्निंग। और अगर कैश लिक्विडिटी के अंदर कहीं पे भी क्रंचेस हैं तो उसको मैच करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे मैंने इंश्योरेंस बताया, जैसे मैंने आईपीओ बताया, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स दैट कंपनी एंड दैट फैमिली कैन डू एंड दैट कैन प्लान देयर स्ट्रक्चर एंड सक्सेशन वेल। दैट्स अ ग्रेट इनसाइट फॉर द बिजनेस। बहुत सारे लोग आज की जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं who want to do their own thing, their own stuff. जिस तरह से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है that you create jobs, why do you want to do jobs or why are you seeking jobs? You create your own jobs. तो कई लोग न्यू एज बिजनेस कई न्यू एज पीपल बिजनेसेस में उतर रहे हैं अब, और उनकी एजुकेशन ऐसी रही है विच प्रमोट्स देम टू बी बेस्ट फॉर अ जॉब। एंड जब वो बिजनेस में उतरते हैं दे थिंक कि हमने बहुत सारा टाइम लगा दिया, एफर्ट्स लगाया, पैसा लगाया है, ऑल दैट वी हैव अप्लाइड, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर किसी का बिजनेस ग्रो करे या सक्सेसफुल हो। The way we are scared to talk about deaths, we are also scared to talk about failures. अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है but they are able to identify कि business is not running smoothly या in a right direction, how to identify and how to exit from that kind of a business? तो पहले इवेंचुअली आपको देखना पड़ेगा कि आपने जिस तरीके से अपना प्लान बनाया था उस प्लान के ऊपर चीजें चल रही है क्या। अगर प्लान के ऊपर चीजें नहीं चल रही है तो इट्स अ गुड सिंबल फॉर यू दैट यू मस्ट प्लान योर एग्जिट। अब आपको उसमें इवेंचुअली लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, व्हाटएवर इट इज, बट वी हैव टू सी दैट वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस, अदरवाइज देयर विल बी नो गुड टाइम टू कम आउट ऑफ दिस एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज अ गुड स्पॉट, दैट इज अ स्वीट स्पॉट वेयर वी कैन कम आउट ऑफ दिस। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल और है कि बहुत बार हम किसी चीज के अंदर बहुत पैशनेट होते हैं और हम बहुत पर्पसफुली चीजों को कर रहे होते हैं, और जैसे ही पैशन या पर्पस डाइवर्ट हो जाता है या वो डाइल्यूट हो जाता है और आपको फील नहीं हो रहा उस बिजनेस के अंदर, यू आर नॉट गेटिंग दैट एनर्जी टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डू द स्टफ अगेन, अगर वो आगे है ना तो वो रिकॉल वैल्यू आपके लिए जहां पे आप ये देख लेना चाहिए कि आपको ये बिजनेस को और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। Second, you have to understand badly that business means commerce. Commerce means earning. If you are not earning out of it, you're not eventually making the things out of it, and even you don't have a plan to take it forward. और बार बार आप एक लूप के अंदर आके अटक रखे हो और चीजों के अंदर इवेंचुअली इतना ग्रो नहीं कर पा रहे, it is always better to quit that thing and start something else. Do job, do whatever you want, what you're good for. Might be you're good for your business, but might be you have to go for a job now. But eventually you can plan your business. आप अपने पैशन और पर्पस को मत छोड़ो, अपने उस बिजनेस प्लान कितनी बार भी चेंज कर दो। तो मैं इसको हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि अगर मुझे आज यहाँ से दिल्ली जाना है तो मेरा ये डेस्टिनेशन क्लियर है कि मुझे दिल्ली जाना है, कब जाना है ये अगर मैं आइडेंटिफाई कर दूं और किससे जाना है तो मेरा बिजनेस प्लान बन जाता है। मेरा प्लान आइडेंटिफाई हो गया, मुझे वहां जाना है, किस तरीके से जाना है और कब तक पहुंचना। अब इसके अंदर से अगर मैं मोड चेंज करूं और टाइम चेंज करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन चेंज इट, आज निकल जाऊंगा, मैं ट्रेन से नहीं, बस से जाऊंगा या मैं फ्लाइट से जाऊंगा। आई कैन चेंज इट एन नंबर ऑफ टाइम। तो चेंज द मॉड्यूल, change the way to do it, change the time to do it, but don't change the ultimate goal where you wanted to reach, because that is your passion and purpose. अगर वो कहीं पे डाइवर्ट नहीं हो रहा है, इवेंचुअली आप वहां तक पहुंचने के डायरेक्शन को बार-बार जीपीएस लगा के अपने को रीरूट कर सकते हो, तो रीरूट योरसेल्फ एंड सी टू रीच देयर। अगर आपको वो प्लान नहीं क्लियरली समझ में आ रहा, इट इज बेटर टू बी एग्जिट फ्रॉम देयर। डोंट पुट योर टाइम एंड एनर्जी इनटू दैट बिजनेस और दैट। Okay, at the end
last but not the least, what would be your message for the future entrepreneurs or budding entrepreneurs? So I always say कि जब भी अपना स्टार्ट कर रहे हो ना तो एंड से स्टार्ट करो. If you start with the end, you can craft it well. So start with the end means you know that आपको ultimately succession करना होगा. You have to prepare yourself day and night, and you have to prepare yourself, your team, that they should be equipped enough to handle it and to pass on it to the next generation. आप सक्सेसफुली, स्पेशली अगर आप बात करो तो मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर जब स्टार्ट कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो चुके हो, तो धीरे धीरे इन टॉपिक्स के बारे में भी अपनी अवेयरनेस बढ़ाना स्टार्ट करो, ताकि आपने जो असेट्स बनाई है वो प्रॉपर्ली पास ऑन हो सके. आई रिसेंटली गॉन थ्रू वन न्यूज़पेपर जिसके अंदर ये आया कि 35,000 करोड़ रुपीस बैंक्स ने मिलके आरबीआई को वापस दिए, बिकॉज दैट अमाउंट हैज बीन अनक्लेम्ड. 35,000 करोड़ रुपीस हमारे इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक्स के पास में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है. मतलब somebody has passed away, उनको कोई क्लेम करने नहीं आया, और 10 साल से उस अकाउंट में कुछ हुआ ही नहीं है. इस तरह के अकाउंट भी 35,000 करोड़ ह्यूज अमाउंट. और ऐसे बहुत सारे लैंड बैंक हैं जो डिस्प्यूट के अंदर चल रहे हैं. केवल एक रीजन है, क्योंकि टाइम पे सक्सेशन का डिसीजन नहीं लिया गया. एक जनरेशन ने नहीं लिया, उसके बाद सेकंड जनरेशन आ गई, उसके बाद थर्ड जनरेशन आ गई, उसके बाद फोर्थ जनरेशन आ गई, और इवेंचुअली सब मिलकर उस प्रॉपर्टी और बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं. बट इस फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन में देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन, बिकॉज पहली जनरेशन उसको क्रिएट करती है. सेकंड जनरेशन क्योंकि साथ में रहते हैं, एक ही रूप के अंदर दोनों भाई भाई साथ में रहते थे, उनके बीच में एक शेयरिंग मॉडल या फिर एक ट्रस्ट होता है. जैसे ही थर्ड जनरेशन आती है तो अपने घर भी अलग कर लेते हैं. जैसे ही घर अलग होते हैं तो दिल अलग हो जाते हैं. वहां पे कोई भी इंटरसेक्शन बैठता ही नहीं है चीजों का. एंड थर्ड फोर्थ पे जाके तो डिस्प्यूट होना. इट इज नॉट द हिस्ट्री ऑफ एनी फैमिली बिजनेसेस. बट अगर आप इंडियन हिस्ट्री उठा के देखोगे तो मुगल्स जब आए तो मुगल के अंदर 3 जनरेशन अगर आप मुगल्स की देखोगे तो एक मुगल ने बनाया, एक मुगल ने उसको और आगे बढ़ाया, और थर्ड मुगल जो आया औरंगजेब टाइप, उसने सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया. तो दिस इज द हिस्ट्री. ये थर्ड जनरेशन आते आते अगर आपने चीजों को प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया तो द थर्ड जनरेशन विल बिकम अ डिस्ट्रॉयर ऑफ इट. एक बड़ी रजिस्टर्ड स्टडी है, दैट स्टडी सेज कि 3% बिजनेसेस आर एबल टू सर्वाइव देमसेल्फ आफ्टर थर्ड जनरेशन. व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द नॉन क्लैरिटी. They don't want to talk about it. अगर ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में पास करते हुए इसका एक स्ट्रक्चर बना दें, इसकी क्लैरिटी डेवलप कर दें, और इवेंचुअली उस क्लैरिटी को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करते हुए जाएं, then how you generate a successful family businesses. जैसे टाटा हमारे पास में बड़ा एग्जांपल है, 5th generation, but they are eventually doing very well. Why? Because they have documented that structure. If you document that structure, and that documentation has been done by first generation, whenever their second generation is coming, तभी जब उन्होंने उस चीज को डॉक्यूमेंट कर लिया तो आज तक की सब जनरेशन उस चीज को फॉलो कर रही है. अदरवाइज यू विल बी दैट 3% और नॉट, दैट विल डिसाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आई थिंक दैट इज अ गुड वे टू प्लान. अगर आप इसके ऊपर कॉन्शियस होना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर दो, छोटे छोटे टूल्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दो, इवेंचुअली आप अपने बिजनेस को बहुत प्रॉपर्ली शेप कर सकते हैं. Wow, that's amazing. That's a really insightful conversation which we had with you, sir. Thank you so much for sharing your time and your knowledge. Thank you so much, Nidhi, for having me. I really love to have this kind of conversation with you, and I really love to have a conversation on this topic. Come may what, anybody who wanted to know and understand about this more, I'm always there. Thank you for inviting me and having me. Thank you so much.